गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था सब्जियों की खेती। 10वां जो लेसन है, ठीक है, जिसमें अपन ने बैंगन और टमाटर की जो खेती कैसे होती है उसके बारे में चर्चा कर ली थी, देख लिया था। फिर मिर्च अपन ने शुरू की थी, ठीक है। मिर्च में अपन ने सिंचाई के बारे में तक पढ़ लिया था, ठीक है। जलवायु, सिंचाई, मृदा, खेत की तैयारी, ये सब अपन ने देख लिया था। आज अपन आगे चलते हैं और लेते हैं उन्नत किस्में। मिर्च की कौन सी उन्नत किस्म है और हमें कब होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, उन्नत किस्में। अब मिर्च की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है मसाला किस्में, जिन ऐसी किस्में जिनसे क्या तैयार किया जाता है, मसाले तैयार किए जाते हैं। तो पहला है अपना शिमला मिर्च, सॉरी, पहला है मसाले किस्म, मसाला किस्में। अब मसाला बनाने में उपयोग ली जाने वाली कौन सी मिर्च होती है, कौन सी किस्म है, जैसे पूसा ज्वाला, पंत सीवन, ठीक है, कल्याणपुर टाइप 1, पूसा ज्वाला, पंत सीवन, कल्याणपुर टाइप 1, ठीक है। कल्याणपुर टाइप 1, कल्याणपुर मोहिनी, इसी तरह कल्याणपुर मोहिनी। फिर पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार। जवाहर मिर्च 128, अग्नि, DCH1, जवाहर मिर्च 128, अग्नि, DCH1। ये किस्मों के नाम है। DCH1, NP, जैसे NP 46A, NP 46A, हंगेरियन वैक्स, जैसे एक और हंगेरियन वैक्स। ये क्या होती है? पीली मिर्च होती है, ठीक है। ये क्या होती है? पीले रंग वाली। तो पीले रंग वाली मिर्च होती है, हमें देख देखो, पीले रंग वाली, ठीक है, वो हंगेरियन वैक्स कहलाती है। और दूसरी किस्मों में है हमारे शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च में भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की किस्में आती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी किस्में हैं तो वो देखिए, कैलिफोर्निया वंडर, रूबी किंग, बुलनोज, कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, रूबी किंग, रूबी किंग, रूबी किंग, बुलनोज, बुलनोज, ठीक है। येलो वंडर, चाइनीज व्हाइट, येलो वंडर, चाइनीज जोइट, जोइट, ठीक है। और सेलेक्शन 27, सेलेक्शन 27, सेलेक्शन 27 और अर्का मोहिनी, ठीक है, अर्का मोहिनी। ये क्या होते हैं? हमारे शिमला मिर्च की किस्में हैं, ठीक है। अब इनमें खाद एवं उर्वरक कैसे दी जाती है, किस मात्रा में दी जाती है? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की अपन चर्चा करें तो देखिए, 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर खाद खेत की तैयारी के समय दी जाती है। कितनी? 20 से 30 टन
सड़ी गोबर खाद खेत की तैयारी के समय दी जाती है। खेत की तैयारी के समय क्या दी जाती है? सड़ी गोबर खाद दी जाती है। ठीक है। और उर्वरक के रूप में क्या मिलाते हैं? 70 से 80 केजी नाइट्रोजन। ठीक है। एंड नाइट्रोजन 40 से 45 केजी फास्फोरस। ठीक है। 40 से 45 केजी क्या मिलाते हैं अपन? किलोग्राम फास्फोरस। और 40 से 50 किलोग्राम मिलाते हैं अपन पोटेशियम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें फास्फोरस और पोटेशियम तो खेत की तैयारी के टाइम में मिला देते हैं, लेकिन जब फसल नाइट्रोजन की मात्रा आधी ही मिलाते हैं, आधी नाइट्रोजन की मात्रा जब फसल खड़ी हो तब मिलाते हैं। ठीक है। सिंचाई कैसे करते हैं? देखिए सिंचाई कैसे और कब क्या अंतराल में रखा जाता है, सिंचाई में क्या ध्यान रखा जाता है? तो सिंचाई देखिए पौधरोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जैसे ही अपन नर्सरी से पौधे लाकर अपने खेत में बोते हैं, रोपते हैं। ठीक है। तो पौधरोपण के तुरंत बाद क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। तो पौधरोपण के तुरंत बाद कैसी सिंचाई? भारी सिंचाई नहीं, ऐसा नहीं ज्यादा पानी दे दे, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है। हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि वर्षा कम होती, यदि बारिश कम हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल में और गर्मी में 1 सप्ताह के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। यदि वर्षा कम हो तो 10 से 15 दिन तथा गर्मी में 1 सप्ताह के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। 1 सप्ताह के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए अगर गर्मी हो। ठीक है। यानी जल्दी जल्दी हमें पानी देना चाहिए। फिर निराई गुड़ाई कैसे करते हैं? निराई गुड़ाई में हमें क्या करना चाहिए और कब करनी चाहिए निराई गुड़ाई? देखिए निराई गुड़ाई में अपन क्या करते हैं? प्रत्येक सिंचाई के बाद खेत में हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद। ठीक है। जब भी अपन सिंचाई करते हैं 10-15 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, तो प्रत्येक सिंचाई के बाद हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है। हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है। और पौधा अधिक भारी नजर आए तो पौधों को मिट्टी की चार, पौधा अगर भारी नजर आए अपन को, पानी उस पर ज्यादा हो, सिंचाई होगी तो पौधा भारी दिखाई देगा। तो पौधा अगर भारी नजर आए तो पौधे पर मिट्टी की चादर, मिट्टी चढ़ाकर सहारा देना चाहिए। ठीक है। पौधा अगर भारी नजर आए तो पौधे पर मिट्टी चढ़ा कर सहारा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाकर क्या करना चाहिए? हमें उसमें सहारा देना चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गई निराई गुड़ाई। अब इसमें प्रमुख कीट और व्याधियां कौन सी हैं, बीमारियां कौन सी लगती है? तो प्रमुख कीटों की अपन चर्चा करते हैं। देखिए
प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? देखिए, हरा तेला मोइला, हरा तेला मोइला सफेद मक्खी। ठीक है, पहला हरा तेला। अब इनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ चुके हैं। कहां पर? टमाटर में, बैंगन में। तो हरा तेला, मोइला व सफेद मक्खी। सफेद मक्खी, ये 3 प्रकार के जो कीट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये पत्तियों को नीचे या कोमल भाग का रस चूसकर कमजोर बनाते हैं। ये पत्तियों का नीचे या कोमल भाग का रस चूसकर क्या करते हैं? कमजोर बनाते। रस चूसकर कमजोर बनाते हैं। रस चूसकर उसको कमजोर अपन बनाते हैं। ठीक है, रोकथाम के लिए, अब इसकी रोकथाम के लिए हम डाइमिथेट या मेलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं। डाइमिथेट, मेलाथियान या मिथाइल डेमेटोन, इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं? डाइमिथेट, मेलाथियान या मिथाइल डिमेटोन का छिड़काव करना चाहिए। डिमेटोन का क्या करना चाहिए? हमें छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अगला है लाल माइट। दूसरा या चौथा कीट कह सकते हैं अपन लाल माइट। लाल माइट क्या होता है? देखिए, लाल माइट ये रस चूसकर कमजोर बना देता है और पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती है। ठीक है, यह पौधे का रस चूसकर कमजोर बनाता है। और क्या होता है? इसमें पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती है। इसमें पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती है। पत्तियां पीली पड़कर क्या हो जाती है? गिरने लगती है। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम सेम वही चीज, रोकथाम हरा तेला की तरह। रोकथाम हमें हरा तेला की तरह करना चाहिए, जैसे डाइमिथाइल, मेलाथियान, मिथाइल डेमेटोन का प्रयोग करना चाहिए। हरा तेला की तरह मेलाथियान, डाइमिथाइल का प्रयोग। हरा तेला की तरह क्या करना चाहिए? मेलाथियान, डाइमिथाइल का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर है व्याधि। ये तो कीट हो गए। अब अपन बीमारियों की चर्चा करते हैं। व्याधियां या बीमारियां इनमें कौन कौन सी होती है? जैसे पहला है आर्द्रगलन। पहली बीमारी होती है हमारे आर्द्रगलन। आर्द्रगलन क्या होता है? आर्द्रगलन में ये नर्सरी में होने वाला रोग है। ये ज्यादातर नर्सरी में होता है। ठीक है, क्योंकि कमजोर होता है उस टाइम, बीज पौधे नए नए अंकुरण हुए होते हैं बीज में से, तो कमजोर होता है। तो नर्सरी में होता है तथा इससे पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा, पौधे मर जाते हैं। ठीक है, यह नर्सरी में होता है तथा इससे पौधे मर जाते हैं। इससे पौधे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं पूरे। ठीक है, अब रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बीजों को बुआई से पूर्व एग्रोसन, जीएन या सेरसान से या सेरेसान से उपचारित करना चाहिए। ठीक है,
रोकथाम के लिए बीजों का बुआई से पूर्व एग्रोसन जीएन या सेरेसान से उपचारित करना चाहिए। सेरेसान से क्या करना चाहिए, हमें उपचारित करना चाहिए। ठीक है, सेरेसान से उपचारित करना चाहिए। और फॉर्मेलिन से नर्सरी की भूमि उपचारित करनी चाहिए। फॉर्मेलिन 0.2% से नर्सरी की भूमि हमें क्या करनी चाहिए, उपचारित करनी चाहिए। नर्सरी की भूमि उपचारित करनी चाहिए। नेक्स्ट अगली जो व्याधि है वो मोजेक है। ठीक है, मोजेक। अब मोजेक में क्या होता है, देखिए मोजेक रोग में क्या होता है, इसमें पत्तियां व तना छोटा रह जाता है। ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, पत्तियां व तना छोटा रह जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियां व तना छोटे रह जाते हैं। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, हमें फेंक देना चाहिए। जहां भी हमें ये पत्तियां छोटी पीली पड़ी हुई दिखाई देती है तो उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब रोग रोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला पंत C12 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो रोग रोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला पंत C1 या 2 का प्रयोग, पंत C1-2 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर मेलाथियान और कौन सी दवाई, मेलाथियान को 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। मेलाथियान का 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव, 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है मुरझान रोग, वो देखते हैं अपन। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। देखिए आगे अगला आर्द्र गलन और मोजेक रोग के बाद आ गया, आज चलते हैं अपन आगे मुरझान। ठीक है, तीसरा है मुरझान। अब इसमें क्या होता है, पौधा अचानक सूख जाता है, पौधा अचानक सूख जाता है। ठीक है, पौधा अचानक सूख जाता है, इसमें पौधा अचानक सूख जाता है। ठीक है, पौधा अचानक क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब इसके लिए यहाँ पर रोकथाम के लिए उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। ठीक है, तांबे युक्त दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है,
रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा ताम्र या ताम्र युक्त दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ताम्र युक्त दवाइयों का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। फिर है पर्ण संकुचन। चौथा है पर्ण संकुचन। पर्ण संकुचन में क्या होता है? पत्तियां छोटी रहकर मुड़ जाती है। इसमें क्या पर्ण संकुचित यानी पत्तियां संकुचित हो जाती है, पत्तियां छोटी रहकर इसमें क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। पत्तियां छोटी रहकर मुड़ जाती है। इसमें पत्तियां छोटी रहकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, ठीक है। अब इसमें रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? एसिड नियंत्रण करना चाहिए, डाइमिथाइल का छिड़काव करना चाहिए, प्रभावित पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन? प्रभावित पौधों को उखाड़ कर, जड़ सहित उखाड़ कर जला देना चाहिए, ठीक है। डाइमिथोएट का छिड़काव करना चाहिए। डाइमिथोएट तो दवाई होती है, छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ एसिड नियंत्रण करना चाहिए। एसिड नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, फिर है ये तो विभिन्न जो अपन ने देख ली हैं कीट और व्याधियां इस मिर्च में, ठीक है। अब इनकी तुड़ाई और आखिरी जो टॉपिक है इस मिर्च में, तुड़ाई और उपज क्या होती है, ठीक है। तुड़ाई कब करते हैं और उपज क्या होती है? तुड़ाई व उपज, कितनी उपज होती है प्रति हेक्टेयर? देखिए, तुड़ाई कब करते हैं? तुड़ाई फल लगने के 15 से 20 दिन के बाद कर सकते हैं। जैसे ही पौधे पर मिर्च लगने लगती है, फल लगने लगते हैं, तो 15 से 20 दिन के बाद तुड़ाई कर सकते हैं। फल लगने के 15 से 20 दिन बाद तुड़ाई कर सकते हैं। 15 से 20 दिन बाद क्या कर सकते हैं? अपन तुड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हरी मिर्च के जो होती हैं अपन देखिए 100 से 150 क्विंटल क्या होती है प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, ठीक है। हरी मिर्च की 100 से 150 क्विंटल यानी 1000 से 1500 किलोग्राम क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, ठीक है। उपज प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी मिर्च के बारे में, जो अपन ने उनकी खेती के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन फूल गोभी के बारे में चर्चा करते हैं। फूल गोभी क्या होती है, ठीक है। फूल गोभी की खेती कैसे होती है, आगे चलते हैं अपन फूल गोभी में। उसके बाद बढ़ेंगे पत्ता गोभी। अभी 3-4 सब्जियों के बारे में और चर्चा करेंगे। तो टोटल हमारी 3 सब्जियां हो गई हैं, ठीक है। 3 सब्जियां हो गई है। देखिए, फूल गोभी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है, ठीक है। और कृष्ण बोट्राइटिस होती है, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम इसका क्या होता है? देखिए, ब्रेसिका ओलेरेसिया एल कृष्ण प्रोटाइटिस। ब्रेसिका ओलेरेसिया
किस्म ब्रोटाइटिस। किस्म क्या होती है? ब्रोटाइटिस। ब्रोट्राइटिस, बोट्राइटिस है, बोट्राइटिस, ब्रोटाइटिस नहीं है, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसका कुल है ब्रेसिके। इसका जो कुल होता है वो क्या होता है? ब्रेसिकेसी, या इसे अपन क्रूसीफेरी भी कहते हैं, क्रूसीफेरी कुल भी कहते हैं, क्रूसीफेरी कहते हैं। इससे क्या बनता है? सब्जी, सूप, अचार, सलाद, ठीक है, बिरयानी, पकोड़े बनाते हैं। इसके उपयोग से अपन क्या करते हैं? इससे सब्जी, सूप, अचार, सलाद, बिरयानी, बिरयानी व पकोड़े बनाते हैं अपन। और भी कई सारी चीजें अपन बना सकते हैं इससे, लेकिन ये चीजें मेन इनसे बनती हैं, ठीक है। इसमें क्या गुण होते हैं? ये पाचन शक्ति बढ़ाने में, ठीक है, और मधुमेह रोग के निदान में लाभदायक, ठीक है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने तथा मधुमेह, जो डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह रोग के निदान में लाभदायक है। किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है या नहीं है, उसको पता लगाने में ये लाभदायक होती है, ठीक है। फूलगोभी उत्पादन में भारत क्या है? पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत 1 नंबर पर आता है फूलगोभी उत्पादन में, ठीक है। फूलगोभी उत्पादन में भारत 1 नंबर पर, विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, फूलगोभी उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा फूलगोभी उत्पादन हमारे पूरी दुनिया में कहीं होता है, तो वो कहाँ होता है? हमारे देश इंडिया में होता है, ठीक है, इंडिया में होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए व सी का अच्छा स्रोत है। इसमें क्या, यह प्रोटीन, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए व सी का अच्छा स्रोत है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए व सी का अच्छा स्रोत है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, इससे खाने से हमें प्रोटीन, कैल्शियम, ठीक है, विटामिन ए, जिससे रतौंधी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से, तो विटामिन ए और सी की शरीर में कमी की पूर्ति करने के लिए आवश्यक, इससे हमें पूर्ति हो सकती है। फिर है जलवायु। ये तो नॉर्मल सी साधारण सी जानकारी होगी। अब कैसी जलवायु होनी चाहिए हमें फूलगोभी की अगर खेती करनी हो, ठीक है। फूलगोभी की खेती करनी हो तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, अर्थात ये ठंडे जलवायु की फसल है। यह शीतोष्ण जलवायु या ठंडी जलवायु की फसल है, ठंडी जलवायु की यह फसल है, ठीक है। अब तापमान व प्रकाश की अवधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तापमान कम या ज्यादा होने पर, या प्रकाश की जो अवधि बढ़ने या कम होने पर, ये इसमें बहुत ही प्रभावित होता है, ये बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है। तापमान तथा प्रकाश अवधि के प्रति
अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसमें देखिए अगेती तथा उष्ण ट्रॉपिकल किस्मों को उच्च तापमान तथा लंबे प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। अगेती तथा उष्ण या ट्रॉपिकल जो किस्में होती है, अगेती तथा उष्ण या ट्रॉपिकल किस्मों को उच्च तापमान तथा अधिक प्रकाश की लंबे प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। लंबे प्रकाश काल यानी लंबे समय तक प्रकाश काल की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी ज्यादा देर तक इसको धूप की आवश्यकता होती है, धूप चाहिए होती है, ठीक है। जो शीत प्रदेशों में टेम्परेट किस्में होती हैं, ठीक है, वो कर्ड बनने के लिए, उनमें जो कर्ड या जो उनका फूल होता है वो कर्ड बनने के लिए 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। शीत प्रदेशों या जो टेम्परेट किस्मों से कर्ड बनने के लिए, टेम्परेट किस्मों से कर्ड बनने के लिए 10 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। ये तापमान बहुत जरूरी है इनके लिए, ठीक है। जो शीत प्रदेशों की होती है जिसमें 10 से 16 डिग्री के बीच, इससे कम होगा तो भी नहीं होंगे प्रभावित होंगे और ज्यादा होगा तो भी प्रभावित होंगे, ठीक है। तापमान औसत से कम होने पर परिपक्वता देर से आती है और फूल उत्पन्न ही छोटे होते हैं, ठीक है, अत्यंत ही छोटे बनते हैं। तापमान अगर औसत से कम हो, जैसे ये औसत दे रखा है 10 से 16, ठीक है, तो इससे अगर औसत से कम होता है 10 से 9 होगा, 8 होगा, 8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो तापमान औसत से कम होने पर परिपक्वता देरी से आती है, पौधा परिपक्व देरी से होता है, फल भी इसके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो फूल छोटे होते हैं। तापमान औसत से कम होने पर परिपक्वता देरी से आती है तथा फूल भी छोटे बनते हैं, फूल छोटे बनते हैं, ठीक है, फूल छोटे बनते हैं, ठीक है। अब मृदा एवं खेत की तैयारी कैसे करते हैं, ये तो जलवायु हो गई, मृदा एवं खेत की तैयारी इसमें कैसे करते हैं, कैसे मृदा एवं खेत की तैयारी करते हैं अपन। जब अपन को फूल गोभी की खेती करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, मृदा में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए, कैसी मृदा होनी चाहिए। तो मृदा का जो पीएच होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो मृदा का पीएच 6 से 7 होना चाहिए। मृदा का जो पीएच होना चाहिए कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। और मृदा कैसी होनी चाहिए, जीवांश पदार्थ युक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा, निकास वाली मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। जीवांश पदार्थ युक्त अच्छे जल निकास वाली मृदा उपयुक्त है। अच्छे जल निकास वाली मृदा क्या है, उपयुक्त
उपयुक्त होती है। ठीक है, अगेती किस्मों के लिए बलुई दोमट मिट्टी, अगेती किस्मों के लिए बलुई दोमट मिट्टी और पछेती किस्मों के लिए दोमट या चिकनी दोमट उपयुक्त, अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, अगेती किस्मों के लिए बलुई दोमट मिट्टी तथा पछेती किस्मों के लिए चिकनी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है, अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, पीएच मान अगर 5 से कम हो जाए, ये पीएच मान जो मृदा का पीएच 6 से 7 होना चाहिए, 5 से भी कम हो जाए, 6 से 5 के बीच रहेगा तो भी ठीक ठाक चलाने लायक होगा। ठीक है, लेकिन मृदा पीएच 5 से कम हो जाए तो मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, जिससे व्हीप टेल रोग हो जाता है। ठीक है, मृदा पीएच का मान 5 से कम होने पर मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, जिससे व्हीप टेल रोग होता है, जिससे व्हीप टेल रोग होता है। इससे क्या होता है? व्हीप टेल रोग होता है। ठीक है, फिर अधिक क्षारीय मृदा, मृदा अगर अम्लीय 5 से कम हो जाए और क्षारीय हो जाए 8 9, ठीक है, 8 से अधिक हो जाए अगर पीएच मान, या अधिक क्षारीय मृदा होने से बोरॉन की कमी हो जाती है और उससे गलन रोग होता है, भूरा गलन रोग। ठीक है, अधिक क्षारीय मृदा से बोरॉन की कमी हो जाती है तथा भूरा गलन रोग होता है, भूरा गलन रोग होता है। ठीक है, भूरा गलन रोग होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। भूरा गलन रोग हो जाता है किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। कब होती है बोरॉन की कमी? जब मृदा का पीएच 8 से ज्यादा हो जाए या क्षारीय हो जाए। ठीक है, मृदा का पीएच 8 से ज्यादा होता है या मृदा क्षारीय, और अगर 5 से कम हो जाए तो मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, और उससे कौन सा रोग होता है? व्हीप टेल रोग होता है, व्हीप टेल रोग होता है। ठीक है, फिर है अपना बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। बुआई कितनी कब करनी चाहिए और बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए? तो बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। ठीक है, बुआई का समय कब होना चाहिए? ठीक है, जो अगेती किस्म होती है उन्हें तो मध्य अगस्त से मध्य नवंबर, ठीक है, सॉरी, अगेती किस्मों के लिए किस्मों के बीज जून जुलाई के मध्य में। ठीक है, ठीक है, अगेती किस्मों के बीज जून जुलाई के मध्य, जून जुलाई में। ठीक है, जो मध्यम
किस्में आती हैं, जैसे जो ना तो अगेती में होती है, ना ही कहाँ होती हैं, ना ही पछेती में होती है। मध्यम किस्मों के बीज हमें अगस्त में तथा मध्यम किस्मों के बीज हमें कब, अगस्त में, तथा पछेती किस्मों के बीज अक्टूबर माह में पौधशाला में बुआई करनी चाहिए, तथा पछेती किस्म के बीज को अक्टूबर माह में पौधशाला में बुआई करनी चाहिए। पौधशाला में क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। ठीक है, 30 से 45 दिन की जब फसल हो जाती है तो मुख्य खेत में इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। जब नर्सरी में बीज बुआई के बाद 30 से 45 दिन हो जाए, और 30 से 45 दिन की फसल हो जाती है तो उसको अपन मुख्य खेत में रोपाई कर सकते हैं। ठीक है, पौधशाला में 30 से 45 दिन की फसल हो जाने पर मुख्य खेत में रोपाई करनी चाहिए। 30 से 45 दिन बाद नर्सरी में बोया बीज, उसके 30 से 45 दिन की जब फसल हो जाए, वो बड़ा हो जाए अंकुरण होने के बाद, तो उन पौधों में बदल जाए तो उन पौधों को खेत में रोपाई करनी चाहिए। ठीक है, अगेती किस्मों के लिए अब बीजों की कितनी मात्रा होनी चाहिए? अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम पर बीज। ठीक है, तो अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम तथा मध्यम व पछेती किस्मों के लिए, अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम और मध्यम या पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टर। 400 ग्राम बीज 1 हेक्टर में पौध रोपाई के लिए पर्याप्त है। प्रति ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर में पर्याप्त होते हैं। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में पर्याप्त होते हैं। ठीक है, कतार से कतार में, अगर कतार से कतार पौधों में अपन रोपाई कर रहे हैं नर्सरी से ले जाकर, तो कतार से कतार में 40 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, व पौधों से पौधों के मध्य दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, कतार से कतार में 40 सेंटीमीटर तथा पौधे में 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ये एक कतार है, ये दूसरी कतार है, ये तीसरी कतार, तो कतार से कतार के बीच तो दूरी कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर की। और एक पौधा यहाँ बोल रहे हैं, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, चौथा पौधा, तो एक से दूसरे पौधों के बीच कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर है उन्नत किस्में, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आप इस तरफ का एक स्क्रीनशॉट ले लें। आने वाली क्लास में उन्नत किस्में, इसके विभिन्न रोग, ठीक है, व्याधियां, कीटों और उनके उपचार, फिर तुड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।